बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों की फौज को कीड़े मकोड़ों की तरफ पहाड़ियों पर चढ़ते हुए देखकर उन दोनों के अवसान खता हो गए थे। हालांकि अगर वो दोनों बोनों की तरफ भागना शुरू कर देते तो बेचारे बोनों ने क्या कर लेना था, उल्टा उनके पाँव के नीचे आके कुचले जाते बेचारे। उनके तो नेज़े भी छोटी छोटी सुइयों जैसे थे। हाँ, मगर सुइयाँ भी कौन सा कम होती है। अंधाधुंध भाग कर दोनों वापस जंगल में दाखिल हो गए थे। हातिम अली जी को घूर जो हामती हुई पानी की बोतल खोल कर घटाघट पीने लगती। अरे यार, ये क्या है सब, कभी आदमखोर और कभी बोने। अली से उकताया हुआ मुंह बनाकर बोली, नहीं तो तुम्हें क्या लगा था जंगलों में तुम्हें 5 स्टार होटल और डिस्को क्लब मिलने थे? मैडम जी, ये जगह तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वो आंख मारते हुए बोला, वैसे अगर तुम वो गर्म पानी वहाँ ना फेंकते तो शायद हम आराम से वहाँ से गुजर सकते थे। उनको पता चले बगैर मैं उस वक्त नक्शे में वहाँ से गुजरने का महफूज रास्ता ही देख रहा था, मगर तुमने तो काफ़ी पीनी थी ना। उसकी बात पर अलीजा ने उसे आंखें निकाली। वो बिना बुरा बनाए बोलता गया, वो लोग शाम के बाद बाहर नहीं निकले सिवाय खाने की खुशबू के, मगर अभी उनके घरों में पानी जानने की वजह से वो बिफर कर हमारी तरफ भाग आए थे। तो अब वो किधर रह गए? वो जंगल में दाखिल नहीं होते जंगली जानवरों के डर से, इसीलिए तो हम यहाँ आए। तो क्या वो लोग बाहर रोक कर हमारा इंतज़ार करेंगे? अलीजे के बच्चों की तरह पूछने पर हातिम को हंसी आ गई। अरे नहीं मेरी मासूम शहजादी, वो लोग शायद कुछ देर तक वापस चले जाएं। अगर तुम कहो तो हम इधर कैंप लगा लेते हैं, वरना कुछ देर बाद खामोशी से निकल कर वो वादी पार करके आगे साफ मैदान वहाँ निकालेंगे कैंप। हाँ ये ठीक है, चलो तब तक कुछ खा लें। खाने की बात सुनकर हातिम अली जी को बगौर देखने लगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नहीं कुछ खाना तो ना खाओ, मुझे तो भूख लगी है। यही तो देख रहा हूँ कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती हो, फिर भी इतनी छोटी सी लगती हो। इतना खा खा के तो तुम्हें मोटी आंटी बन जाना चाहिए था। तुम ना मनुष्यों की तरह हर टाइम मेरे खाने पर ना नज़र रखा करो। उस काम के लिए मेरी सुतली माँ काफ़ी है, वो बेचारी भी मुझे कूस रही होगी और अब तक शायद पूरे घर में तोड़ फोड़ कर घर का सवा सत्यानाश कर चुकी हो। अली से सोचकर चटखारे लेते हुए बोली, हाँ जो तुम उसके साथ करके आई हो उसके बाद तो उसका एहतजाज बनता है। हातिम भी हंस कर बोला, अच्छा सुनो, हम तुम शादी के बाद हर रोज़ मेरे लिए पास्ता बनाया करोगी ना? हातिम अपनी तरफ से आंखों में प्यार भरकर नशीली आंखें बना के बोला, हाँ बना दिया करूँ, मगर तुम प्लीज़ दोबारा ये भींगी आंखें बना के ना बोलना, कसम से प्रोफेशनल बकारी लग रहे हो। अली से उसकी शादी वाली बात पर गौर किए बगैर बोली। हातिम बेचारा जो आशिकों वाली शक्ल बनाकर बैठा था उसके मुंह पर सिवाय 12:15 बज गया। अलीजे के उसकी नशीली आंखों को भींगी कहने पे, यार हद है, कितनी बड़ी सरील हो तुम। पता नहीं मेरे इस कम बख्त दिल को तुम क्यों अच्छी लगी, वरना तुम तो इस कब्र को तुम्हें आग पर भून कर नमक लगाकर खाया जाए। वो जल बोला, हाँ हाँ जंगलों में आके तुम्हारे अंदर का आदमखोर जंगली बेदार हो रहा है ना, तुम्हें अब मुझ में बकरे की सूजी ही नज़र आनी है। वो भी दूब दूब तनक कर बोली थी। अच्छा बाबा मुआफ़ कर दो मुझे, तुम जीती मैं हारा। हाँ जी, वैसे भी तुम भिंगे बकारी ही लग रहे हो। जाओ बाबा मुआफ़ किया, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। वो बेनियाज से बोले, दफ़ा दूर हो जाओ तुम काली चुड़ैल कहीं की। वो उसे जवाब देकर वहाँ से बाहर की तरफ चल दिए। ओए रुको, मुझे भी ले चलो साथ। अली भी जल्दी से दरख्त से उतर गए, उसके पीछे भागे। जंगल से बाहर निकले तो काफ़ी अंधेरा फैल चुका था। वो लोग खामोशी से चलते हुए पहाड़ियों की तरफ आए। चांदनी रातें थी मगर घने दरख्तों की वजह से चांद नज़र नहीं आ रहा था। बस आसमान पे छाई चांदनी की सफ़ेदी की वजह से साफ दिखाई दे रहा। सब वो दोनों ऐसे से चलते हुए ढलवान की तरफ पहुंचे। इससे पहले कि हातिम अलीजे को आराम आराम से उतरने का बोलता, वो मुहतरमा तेज से आगे गई और ये मुहतरमा अलीजे लौटनियाँ खाती हुई मैदान की तरफ लुढ़की और हातिम से पहले मैदान के वस्त में पहुंची। हैरत की बात यह थी कि उसने कोई आवाज़ नहीं निकली थी। तुम हातिम जल्दी से लंबे लंबे डाग भरता उस तक पहुंचा। क्या हुआ अलीजे, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम इतनी ऊपर से गिरी, कोई आवाज़ तक नहीं निकली। वो ऐसे से कहीं मेरी आवाज़ पर बोलने उठ जाते तो इसलिए मैंने अपना मुंह दबा लिया था। वो मासूमियत बोली। हातिम को हंसी आ गई उसकी इस दरख्त से, मगर बज़ाहिर सजीदगी से अफसोस करते उसे उठाया कि अगर वो ज़रा सा भी हंस देता तो अली ने उससे लड़ने के लिए शोर मचा देना था, और इस टाइम शोर वो भी बोनों के इलाके में बारूद जितना ख़तरनाक होना था। वो लोग आगे बढ़ने लगे तो अलीज़े को महसूस हुआ कि वो नहीं चल पा रही। उसके घुटनों और हाथ पांव बुरी तरह से झुल छल गए थे। शुक्र था कि चेहरा बच गया। 2 कदम चलने पे ही वो लड़खड़ाने लगी तो हातिम ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और एक साइड पे होकर एक छोटी सी पगडंडी पर चलने लगा। वो पगडंडी तो शायद दोनों का हाईवे रोड होगा। कुछ ही देर में वो दोनों उस प्याले नुमा वादी से बाहर थे। हातिम अलीजे को उठाए लंबे लंबे डाक बढ़ता ऐसे पहाड़ियाँ क्रॉस कर जैसे किसी सीधी सड़क पर चल रहे। हम कब तुम्हारे ज़माने में पहुँचेंगे? अलीजे खामोशी से तंग आकर बोली, बस अब रात हम इन मैदानों में गुजारेंगे, कल सुबह होते ही
हम शुमाल की तरफ 200 कोस चलेंगे और कल शाम तक हम सराय आज़म के किनारे पहुंच जाएंगे। वहाँ हमें डूबते सूरज की किरणों में कौज कज़ा के रंगों से गुजरना है। अगर कल शाम ना गुजर सके तो अगली सुबह उस तरह चढ़ते सूरज की किरणों में सफ़र करेंगे। तुम फिक्र न करो, अब बस ये मैदान ही है, आगे उम्मीद कोई नहीं, मुश्किल नहीं होगी। हातिम ने अली को एक तरफ पहाड़ी के छोटे से टीले पर बिठा दिया और खुद साफ मैदान में कैंप लगाने लगा। वहाँ से फारिग हो गया, उसने कैंप में चटाई बिछाई और अली को अंदर बिठा के अपनी मरहम पट्टी करने का बोलकर खुद बाहर निकल गया। काफ़ी तो पहले की बनी हुई थी। हातिम ने सारा सामान चेक किया, उसे एक पैकेट में भुने हुए चुने और पॉपकॉर्न नजर आए। साथ उसने ढूंढ के एक फ्रूट केक का पैकेट भी बरामद कर लिया था। भूख तो उसे भी बहुत लगी थी, सो जितनी खाने की चीज़ें उसके ख्याल में पेट भरने वाली थी उसने निकाल के बाहर की। तब तक अली भी बाहर निकल आई थी। अरे तुम क्यों बाहर आई, वहाँ ही बैठो, मैं लेकर आता हूँ सारी चीज़ें वहाँ पे ही। अरे नहीं, मैं अब ठीक हूँ, वो शर्मिंदगी से बोल रही। जहरे लौटनियाँ खा के गिरना, वो भी उस बंदे के सामने जो आपके लिए स्पेशल है, काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है ना। चलो जाओ, वैसे यहाँ चांद की रोशनी बहुत अच्छी है और हवा भी अच्छी चल रही है। हातिम ने महसूस कर लेते कि वो शर्मिंदा सी है तो जानबूझ के बात करना शुरू कर दी। दोनों ने खामोशी से बैठ के केक वगैरह खाया और चने का पैकेट खोल के सामने रख के साथ काफ़ी पीने लगे और आइंदा मुमकिन हालात के बारे में बात करने लगे। अगले दिन दोनों ही लेट उठे थे क्योंकि रात वो लोग काफ़ी पीते हुए देर तक चांद की रोशनी में बैठकर मौसम एंजॉय करते रहे। नाश्ते के नाम पर अब उनके पास कुछ बिस्किट के पैकेट्स, जूस, चिप्स ही थे और इनसे पेट तो नहीं भरा जा सकता, मगर उन लोगों ने कुछ न कुछ गुजारा कर ही ली थे। मौसम अच्छा था, धूप तेज़ नहीं थी, सो उन्हें सफ़र करने पर अभी कोई मसला नहीं था। सो आराम आराम से चलने लगे। दूर दूर तक खाली मैदान नज़र आता, ना कोई दरख्त ना कोई पौधा। चलते चलते अली तो थक गई थी, मगर हातिम बड़े आराम से गुनगुनाता हुआ चल रहा था। ओए जंगली, मैं थक गई, कुछ एहसास है तुम्हें? हम पिछले 3 घंटों से चल रहे हैं, अब तो मेरे जूते भी फटने लगे हैं। उफ तौबा, अली इतना भी झूठ नहीं मिलता, हमें अभी घंटा भी नहीं हुआ चलते हुए। और रही बात तुम्हारे जूते की, तो उतार के फेंक दो अगर तंग कर रहा तो। वो हंसी दबाकर बोला, तुम्हें तो मैं बताती हूँ जंगली, वैसे खुद तो बड़े आराम से तान सीन की औलाद बन कर गुनगुनाता हुआ जा रहा है। वो झुक कर पत्थर उठाती हुई बोली। हातिम ने उसे देखकर दौड़ लगा दी और अली जोश में सारी थकन भूल के उसको पत्थर मारने के लिए पीछे भागे। कुछ देर में दोनों थक कर हाँपने लगे थे। अली ने जितनी बार उसे पत्थर मारा वो बड़े आराम से एक तरफ हो जाता और अली दांत लचकाती हुई फिर से लाहौरी स्टाइल में उसे गालियाँ देती हुई उसके पीछे भागने लगती। हातिम तो एंजॉय करता उसकी गालियाँ, लेकिन वो बेचारी अब सचमुच थक कर चूर हो चुकी थी। ऊपर से शाम भी ढलने लगी थी और भूख दोनों को लाग चुकी थी, जबकि खाने के नाम पर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय जूस और पानी के। और इन रेतले मैदानों में सिवाय छोटे छोटे रेतले टीलों के कोई दरख्त या पौधा भी नहीं था। एलिज़े तो थक कर बैठ गई और वहाँ से यूँ बोली, यार हातिम मजाक अपनी कर, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब एक कदम भी नहीं चलूँगी, तुम खुद चले जाओ अपने ज़माने में, मैं यहाँ 1 महीना इंतज़ार कर लूँगी तुम्हारा, मगर अब आगे नहीं चलूँगी। वो वहीं रेत पर धरना दे के बैठ गई। एलिज़े प्लीज़ उठो, बस ज़रा सा ही सफ़र रह गया, वो देखो सामने अफ्रीका का अजीम शान सहरा हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोला, उठो एलिज़े प्लीज़, सूरज ढलने वाला, फिर हमें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा, अगर अब भी हम इस किरण को ना पास के, उठ जाओ प्लीज़, वो उसकी मिन्नत करते हुए बोला। मगर एलिज़े ने तो शायद कसम खालसी ना उठने। इतने में हातिम आगे बढ़ा और उसे उठाकर शुमाल की तरफ दौड़ गए। वो अरे अरे ही कहती रह गई और फिर सामने के नज़ारे ने उसे मबहूत कर दिया। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी और रेत के उड़ते बगुलों में वो एक बगुल्ला जो कौस कज़ा के रंग लिए हुए था बहुत ही भला और मशहूर कौन लग रहा था। और फिर हातिम ने उसे उठाया ही उस बगुल्ले में छलांग लगा दी। एलिज़े ने एकदम डर के आंखें बंद कर ली थी और जब आंखें खुली तो हातिम से छूट के बच्चों की तरह खुश होकर कलकारियाँ मारती हुई उस आबशार की तरफ भागे जो न जाने कितनी बुलंदी से पहाड़ों पर से गिर रहा था। और मज़े की बात तो यह थी कि यहाँ सूरज निकल रहा था और जंगल करीब उस आबशार के गिरते पानियों में अपना अक्स बखेर रहा था। वो कभी भी रोमांटिक नहीं थी, मगर इस नज़ारे ने उसे अजीब सरशारी बख्शी कि वो हातिम का हाथ पकड़कर पानी के पास ले आए। सारी थकान भूख कहीं जा सोई थी, वो तो बस अपने साथी का हाथ पकड़कर पानी गिरने के बाद बनने वाले धुएं और उसमें बनने वाली कौस कज़ा को देख रही थी। और हातिम वो तो बस इस नाजुक सी परियों जैसी लड़की को देख रहा था जो उसके लिए अपना ऐशो आराम छोड़ आई थी और जो अपने देश में आके उसे और भी अजीज़ और भी प्यारी लगने लगी थी। एलिज़े ने अचानक उसकी तरफ देखा तो उसकी नज़रों के इर्तिका से शर्मा गई। जी हाँ एलिज़े, जवार अहमद 21वीं सदी की शहजादी ने अपना दिल इस सदियों पुराने ज़माने के शहजादे को दे दी थी। ओए, एलिज़े ने शरारत से उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई और वो अपने हवास में वापस झीम कर अपने मुंह पर हाथ फेर कर पानी की इस बारीक फुहार की नमी साफ करने जिसने इन दोनों को भगो दी थी। उन दोनों ने वहाँ ही बैठकर जूस पिया
और वहीं साफ सुथरे घास के कत्थे पर लेट गए। अलीज़ा तो लेटते ही जमाइयाँ लेने के कुछ ही देर में दोनों बेखबर होकर सोए पड़े थे, और वो लोग तो शायद शाम तक सोए थे। कुछ अजीब सी धमक ने उन्हें जगा दिया। अलीज़ा तो अभी नींद में थी, उसे तो समझ ही नहीं आया। वो समझी कि शायद जलजला आ गया। वो उठकर हैरान हुई, इधर उधर देखने लगी, जबकि हातिम ने उसका हाथ पड़ा और बिना कुछ बोले उसे लेकर बड़े बड़े पत्तों वाले पौधों के अंदर बैठ गया और मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। कुछ देर में धमक बढ़ने लगी और वो लोग अपनी जगह पर बैठे हुए इधर उधर लड़कने लगे। वो तो अच्छा हो कि उन्होंने पौधों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, वरना कहीं के कहीं पहुंच जाते। इतने में एक तरफ से पहाड़ जैसा इंसानी वजूद नमूदार हुआ और उसके अब सड़क नीचे पहाड़ जैसा मुंह खोल के घटाघट पानी पीने। अगर हातिम ने अलीज़ा के मुंह पर हाथ ना रखा तो शायद वो चीख चीख कर बेहोश ही हो जाती। उसे तो बाकायदा चक्कर आने लगे थे इतने अजीम शान वजूद को देख के। जैसे ही वो पानी पीकर वापस मुड़ा और उसने अपना गार जैसा मुंह खोलकर बड़ी सी निकाली, गंदे नाले जैसे बदबू से पूरा माहौल आलूदा हो गया। उनका तो सांस लेना महाल हो गया। अलीज़ा तो इस बदबू से वहाँ ही होश हवास खोकर हातिम की गोद में तबरा कर गिर गई। हातिम बेचारा इस देव के डर से उसे आवाज़ भी नहीं दे सकता था। बस उसका मुंह थपथपाकर होश में लाने की कोशिश की, मगर बेसुध। कुछ ही देर में देव नज़रों से ओझल हो गया तो वो अलीज़ा को उठाकर पौधों से बाहर लेकर आए और अबशार के पानी के पास लिटाकर उसके मुंह पर छींटे मारने कुछ देर की कोशिश। बिल आकर वो होश में आए और फ़ौरन उठकर इधर उधर देखने लगी। घबराओ नहीं, वो जा चुका है। हातिम ने उसे तसल्ली दी, मगर वो था क्या? उफ, इस तरह के देवजात मैंने हॉलीवुड की फिल्मों में देखे हैं और कभी सोचा नहीं था कि हकीकत में भी देखूंगी। तोबा, इतनी गंदी बदबू! अलीज़ा ने बेख्तियार जर्जरी ली। हातिम की हंसी निकल गई। उसकी बात सुन, यार तुम हंस रहे हो, खुद तो आदि होगी ना इनकी बदबू सूंघने की, इसलिए आराम से बैठ रहे। वो चिड़क बोले, हर वक्त लड़ती ना रहा करो मिस लड़ाका, ये देवजात हमारे इलाके से बहुत दूर है, हमें इस तरफ आने की इजाज़त भी नहीं है। ये लोग कुछ भी खा जाते हैं, जानवर, इंसान, हत्ता कि अब इस इलाके में परिंदे तक नहीं है। ये लोग उन्हें भी परों समेत खा गए। उफ खुदाया, कहाँ फंसा रही है हातिम के बच्चे। अगर इन मनुष्यों ने हमें देख ले तो हम तो गए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं। चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि वो आदम बू करते हुए वापस आ जाए। अलीज़ा ने बेध्यानी में तेज तेज बोलते हुए पीछे मुड़ के हातिम के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ शरारत वाज़ह थी। अगले पल वो अपनी बेख्तियारी में की बात पर शर्मिंदा होकर लब दांतों तले दबा के रुख मोड़ गई। हम तो मुहतरमा को शादी करनी है, क्या ख्याल है? फिर इन देवजादों को ही ना कह दें कि हमारी शादी करवा दें। वो शरारत से बोलता हुआ अलीज़ा के सामने आया और उसे धक्का देकर आगे को भागे। अलीज़ा रुक जाओ, आगे खतरा है, मत जाना वहाँ। वो उसे आवाज़ें देता हुआ पीछे भागा, मगर तब तक अलीज़ा मैडम तितलियाँ पकड़ने वाले जाल की तरह के जाल में फंसकर फटी फटी आंखों से सामने सोए हुए गोश्त के इन पहाड़ों को देख रहे थे, जो लेटे हुए भी कराम की किसी हिलती हुई पहाड़ी चोटी जैसे लग रहे थे। हातिम ने शौक किया कि उसने शोर नहीं मचाया, वरना अब तक तो वो इन दोनों के पेट में होते। वो धीरे से आगे बढ़ा और बैग की साइड जेब में से चाकू निकला। उससे पहले कि वो जाल काटता, किसी ने उस नन्ही गुड़ी की उठा के एक बड़ी सी टोकरी में रख दिया। टोकरी में हातिम के काज से भी बड़ी बड़ी सब्जियां रखी थी और वो भी इधर उधर देख रहा कि इतने में अलीज़ा को भी उसके साथ रख दिया गया। दोनों हैरान होकर उस अजीमुल जुस्सा बूढ़े को देखने लगे, जिसने उन्हें खामोश रहने का इशारा करने के लिए होंठों पे उंगली रखी हुई थी। वो दोनों खामोशी से बैठ गए। कुछ देर में बूढ़ा उन्हें लेकर एक बड़ी सी ज़मीन दोज गार में दाखिल हो गया। अलीज़ा की सारी बादरी हवा हो चुकी। यहाँ आकर वो तो सब्जियों के दरमियान खामोशी बैठी थी और हातिम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद अपनी ज़बान में बूढ़े से मुखातिब कर कुछ कहा, जिसके जवाब में बूढ़ा भी अपनी गुड़गुड़ाती हुई ज़बान में कुछ बोला। फिर हातिम खामोशी से बैठ गए। अलीज़ा ने कुछ देर तो इंतज़ार किया कि उसे कुछ बताया, मगर उसकी खामोशी उसे तशवीश हुई। तो बिल आखिर उसने पूछ लिया कि वो बूढ़े से क्या बात कर रहा था। बूढ़े ने क्या जवाब दिया? बूढ़ा कह रहा था कि हम खामोश बैठे, वरना वो इन सब्जियों के साथ कढ़ाई में डाल के वो हमारी यखनी बनाएगा। वो सीरियस मुंह बना के बोला, और अगर खामोश रहे तो भी यखनी ही बनाएगा। मगर कल वो बमुश्किल हंसी दबाकर बोला और अलीज़ा के चेहरे के तासुरात देखने लगा, जो बेचारी अपनी यखनी बनने का सोच कर पीली पड़ गई थी। ऊपर से बूढ़े ने बड़े से टोके के साथ ठक ठक करके सब्जियां काटनी शुरू कर दी थी, जिन्हें देखकर अलीज़ा का तो हाल के ही सूख गया। वो दोनों अभी तक सब्जियों की टोकरी में ही बैठे थे। जैसे ही बूढ़ा कोई सब्जी उठाता, अलीज़ा जल्दी से खिसक कर हातिम के साथ जुड़ के बैठ जाती। कुछ देर तो हातिम उसे देखता रहा, फिर शायद उसकी शक्ल देखकर तरसा, यार क्यों घबरा रही हो? तुम्हारी यखनी यकीनन मज़े की बनेगी। अलीज़ा ने खूनी नज़रों से उसे घूरा तो हंस कर बोला, सॉरी यार, मैं तुम्हें तंग कर तो सच में डर गई। बूढ़े ने कहा कि वो कल सुबह तक हमें यहाँ रखेगा और फिर कल अंधेरा छुटते ही इस वादी के किनारे बाहर किनारे तक छोड़ देगा, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और देवजादों के उठने का वक्त हो रहा है। हम किसी भी तरह उनसे छुप नहीं पाएंगे। सो हमें इन सब्जियों में ही रात गुजारनी, क्योंकि वो लोग सब्जियां नहीं खाते। सो वो हमें इस जगह पे चेक नहीं करेंगे। जैसे ही हातिम ने
बात खत्म की एलिस ने उसके बालों से पकड़े। साले कुत्ते की तुमने मेरा कितना खून खुश कर दिया। वो उसे बालों से पकड़े पकड़े जन जुड़ते हुए बोली और हातिम बेचारा हंसते थे माफ़ी मांगते हुए अपने बाल उस खूनख्वार जंगली बिल्ली से छुड़ाने की कोशिश करने लगा।